Dear students, good morning to you all. Yesterday, we promised you that we are going to start English classes for you. So from today, we are going to start English classes. Students, ये जो इंग्लिश की क्लास है, ये इंग्लिश की क्लास मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा। न तो कंप्लीटली हिंदी में पढ़ाऊंगा और न ही कंप्लीटली इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में एक साथ पढ़ाऊंगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से आए हैं उनको बड़ी आसानी से इंग्लिश समझ में आएगी। मैं वही बात पहले हिंदी में या इंग्लिश में कहूँगा, उसी के बाद उसी बात को फिर दूसरी भाषा में, अगर मैं हिंदी में कहूँगा तो मैं उसी चीज़ को इंग्लिश में रिपीट करूँगा। अगर किसी बात को मैं इंग्लिश में कहूँगा तो मैं उस बात को हिंदी में रिपीट करूँगा। तो आई विल टीच यू इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, एंड इट विल बी बेनिफिशियल for both the students who come from the Hindi background as well as who come from the English background. जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं उनके लिए भी आसानी रहेगी और जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आए हैं उनको भी ये चीज़ समझने में आसानी रहेगी। खासकर वो बच्चे जो हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं और वो कंप्लीटली हिंदी में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो कभी कभी वो क्वेश्चंस को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि वो पहले उसको पढ़ते हैं, फिर अपने माइंड में हिंदी में सोचते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं और समय निकल जाता है। लेकिन अगर वो इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ेंगे, अर्थात पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे वो इंग्लिश में सीख जाएंगे। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप में से कुछ बच्चे जो हमसे पढ़ रहे होंगे पहले हिंदी में पढ़ते हैं, मैं दोनों में पढ़ाता हूँ, बाद में फिर वो खुद ही कहने लगते हैं कि नहीं सर अब तो आप इंग्लिश में पढ़ाइए। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, खासकर वो स्टूडेंट्स जो हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं, कि आप विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स आप खुद ही हमारे पास कमेंट करके भेजेंगे सर अब आपको हिंदी में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इंग्लिश में ही पढ़ाइए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास ये करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको हिंदी के साथ साथ जो मैं इंग्लिश में बोलूँ उस चीज़ को भी आपको समझना होगा। क्लियर? तो एक तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये जो हमारी क्लास है वो कंप्लीटली हिंदी में नहीं होगी और नहीं बिल्कुल इंग्लिश में होगी। ये क्लास दोनों बच्चों को, हिंदी बैकग्राउंड के हैं और जो इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को ध्यान में रखकर हमने तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वीडियो लेक्चर सीरीज, अर्थात हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एक एक टॉपिक आपको पहले पढ़ाएंगे, फिर उसको पूरा ढंग से डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे। इट मीन्स आई विल टीच यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आफ्टर दैट वी विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन। सो इट इज विल बी अ कंप्लीट क्लास। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके डिफेंस के एग्जाम्स जो पोस्टपोन हो गए थे कभी भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ा दी थी, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी। उन्हीं में से एक टॉपिक आज मैं फर्स्ट टॉपिक मैं चूज़ कर रहा हूँ, और वो टॉपिक मैंने आप ही की चॉइस पर रखा है कि आप लोगों की डिमांड थी सर ये समझ में नहीं आता। जनरली क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ों को आपको याद करने के लिए दे दिया जाता है कि आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन मैं इसको आपको याद करने से पहले इस चीज़ को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर ये होता क्या है और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। मैं आपको याद करने के लिए ही नहीं दूंगा, बल्कि आई विल टेल यू और आई विल टीच यू हाउ टू लर्न एंड हाउ टू यूज these things in your life. Clear? So I am Dr. S.K. Mishra and I am going to start your class, and today's topic is
the most important topic, and generally student thinks that this is a very difficult topic, and there is no doubt it is a difficult, it is a very difficult topic, there is no doubt, but मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कठिन टॉपिक है इसलिए इसको रट लो। ये बात सही है कि डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन सब कुछ रटने से नहीं होगा। कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको याद भी कर लेंगे, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आप ही की डिमांड पर हम शुरू करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है फ्रेजल वर्ब। दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा कैमरा सेट करते हैं। फ्रेजल वर्ब, मैंने ये टॉपिक फ्रेजल वर्ब क्यों रखा है, उसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि जैसे मैंने आपको बताया जनरली ये सब आपको याद करने को दिया जाता है, लेकिन आपको मैं पहले समझाऊंगा आखिर फ्रेजल वर्ब होता क्या है। जैसे हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ वी थिंक अबाउट दिस टॉपिक फ्रेजल वर्ब, तो वी विल सी दैट there are two words, phrasal and verb. We should understand the meaning of these two words, okay, what is verb and what is phrase. Simply we know, first of all we should know what is verb. हम जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब, जिसको आप लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब विच शोज एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन शो करता है, शोज एन एक्शन। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज मीन्स होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी वर्ब में कोई और शब्द मिल जाए, कोई और वर्ड मिल जाए, और वो वर्ड मिलके एक ग्रुप ऑफ वर्ड बना लेता है, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड में एक वर्ब होती है, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। मीन्स, तो जैसे मैं आपको बताता हूं, इस वर्ब में क्या मिल जाता है? वर्ब प्लस इसमें कोई चीज और ऐड हो जाए, कोई भी वर्ड ऐड हो जाए, लेकिन वो कौन सा वर्ड हो ये समझना होगा। ये वर्ड जो है, तीन चीज हो सकती हैं बस वर्ब के साथ। या तो ये शब्द होगा, ये कोई एडवर्ब होगा, या फिर ये कोई प्रीपोजिशन होगा, आसान से समझिए, धीरे धीरे समझिए, या फिर ये कोई वर्ब बोथ एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एडवर्ब होगा और प्रीपोजिशन होगा, दोनों होगा। इट मीन्स वह वर्ब जिसके साथ कोई एक या तो एडवर्ब हो
या एक प्रीपोजिशन हो या दोनों ही हो, एडवर्ब भी हो और प्रीपोजिशन भी हो, और ये सब कंबाइन होकर एक नया मीनिंग बनाते हो, न्यू मीनिंग, एक नया मीनिंग बनाते हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। फिर समझिए, कोई भी वर्ब, एनी वर्ब, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सी कोई भी वर्ब ले लीजिए, जैसे सपोज मैं कहता हूं, मान लीजिए आपने ले लिया बहुत सिंपल वर्ब, गो ले लिया। गो, गो क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। अगर इस वर्ब में कोई भी प्रीपोजिशन जोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, मैं रेड पेन से लेता हूं, इसमें एक प्रीपोजिशन मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया फॉर, या सपोज मैंने फॉर नहीं ऑफ कर दिया, या कुछ और कर दिया, तो अब ये गो जो है इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए एक वर्ब है टर्न, टर्न, टर्न में हमने कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? या तो एडवर्ब ऐड कर सकते हैं, या प्रीपोजिशन ऐड कर सकते हैं, या दोनों ही ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अप ऐड कर दिया, प्लस अप कर दिया इसमें, तो वर्ड हमारा क्या हो गया? टर्न अप। गो का मतलब होता है जाना, गो ऑफ का मतलब कुछ और हो जाएगा, यानी नया मीनिंग बन जाएगा। टर्न का मतलब होता है घूमना या किसी चीज को घुमाना, टर्न अप का मतलब हो जाएगा कुछ और, न तो उसका घूमने से कोई मतलब रहेगा और न ही किसका घुमाने से कोई मतलब रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने कर दिया टर्न में हमने अप ना हटा के टर्न में हमने डाउन ऐड कर दिया, टर्न डाउन। टर्न का मतलब मैंने फिर बताया घुमाना, डाउन मीन्स होता है नीचे, नीचे घुमाना नहीं, न्यू मीनिंग बनेगा, मैंने आपको बताया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या बता रहा हूं कि एक ऐसी वर्ब, फिर समझिए आराम से समझ लो आप, एक ऐसी वर्ब जिसमें कोई भी एक शब्द ऐड हो जाए, एक या एक से ज्यादा, दो। अगर एक होगा तो या तो वो एडवर्ब होगा और या एडवर्ब होगा और या फिर क्या होगा? वो प्रीपोजिशन होगा। अगर ऐड है और एक प्रीपोजिशन है, अदरवाइज क्या होगा? और, ये दोनों होंगे, बोथ, एडवर्ब भी होगा और प्रीपोजिशन भी होगा। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स वर्ब में जब हम एडवर्ब या उसके साथ प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है या फिर दोनों ऐड हो जाते हैं और एक नया मीनिंग बनाते हैं, तो उसको फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे अ वर्ब फॉलोड बाय एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और बोथ एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। आप लिख सकते हैं, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं आराम से, हिंदी में बोल देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, जिससे आप इसको आराम से समझ सकें। मेरा माइक निकल गया है, लेट अस, हाँ यस, मैं इसको बोल देता हूं और लिख देता हूं जिससे आराम से आप इसको समझ सकें। लेट अस स्टार्ट। जैसे अ वर्ब followed by, a verb followed by an adverb or a preposition or both. Both means an
adverb and preposition. A verb followed by an adverb or a preposition, or both adverb and a preposition, is called phrasal verb. Is called phrasal verb. And this combination gives a new meaning. ध्यान रखिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या देता है? एक न्यू मीनिंग देता है। मैं हिंदी में रिपीट करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बाद में इसको लिख सकते हैं। आप समझ लीजिए कि कभी जब कोई भी वर्ब फॉलोड मीन्स उसके बाद में या कोई एडवर्ब आया हो या फिर कोई प्रीपोजिशन आया हो, दोनों में से एक या दोनों आए हो, बोथ एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, तो उनको क्या बोल देते हैं हम? देन वी कॉल देम फ्रेजल वर्ब। और ये क्या करते हैं? दिस कॉम्बिनेशन गिव्स अ न्यू मीनिंग, और ये क्या करता है? हमें एक नया मीनिंग देता है। और ध्यान रखिए, इस वर्ड को जो मैंने लिखा है, वर्ड को इंग्लिश में एक नेम दिया गया है, वो नेम है, उसको बोलते हैं हम पार्टिकल। यानी कोई भी पार्टिकल ऐड हो, और वो पार्टिकल क्या हो सकता है? एडवर्ब। यानी वर्ड तो मैंने आपको हिंदी में समझाने के लिए बता दिया था, आप समझ लें ये क्या है। बेसिकली अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो आपको वर्ड नहीं लिखा होगा, पार्टिकल लिखा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक ही बात है, आप इसको पार्टिकल समझिए या आप इसको आपको वर्ड समझिए। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आया? पहले फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब वो होता है कि किसी भी वर्ब में कोई भी वर्ब हो, चाहे वो गो हो, चाहे वो रीड हो, चाहे वो लुक हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ईट हो, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो ड्रेस हो, कोई भी वर्ब हो, अगर इसमें कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड हो जाता है और उसका मीनिंग बदल जाता है, कभी कभी नहीं भी बदलता है, वो जब हम आपको इसके मीनिंग का डिस्क्रिप्शन करेंगे तब हम आपको बता देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मीनिंग नहीं भी बदलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है, और नया मीनिंग निकलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं। फटाफट आप इसको नोट करिए, मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। फटाफट आप नोट करिए। चलिए, जैसे मैं क्या बताना चाह रहा था, देखिए मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में नोट करा रहा हूँ बच्चों से। मेरा यही अभी आपसे मैं यही कहूँगा, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, जो मैंने डेफिनेशन बिठी है इसको लिखो, कॉपी पर नोट करना। मेरे साथ जब क्लास लें आप, मेरा भी जब वीडियो देख रहे हो आप, उस समय आप अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कॉपी और पेन साथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सीख नहीं सकते। ये याद, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, आगे जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको अपने साथ कॉपी पेन रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया फिर समझिए, एक फॉर्मूला की तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे पहला कॉम्बिनेशन, वर्ब प्लस अगर कोई एडवर्ब जुड़ा हो, दूसरा कॉम्बिनेशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन,
थर्ड कॉम्बिनेशन, सॉरी, वर्ब प्लस एडवर्ब एंड प्लस प्रीपोजिशन। इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिला के हम बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। और ये जो हमारे शब्द हैं वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये इंग्लिश में इनको एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इनको बोल देते हैं हम पार्टिकल। जैसे एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल देता हूं आपको। अभी एग्जाम्पल आपको बहुत देंगे, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं, आ रहा है यहां तक ब्लैक में। जैसे हमने कहा आपसे लुक। लुक एक वर्ब है। लुक मीन्स देखना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना, या कभी कभी दिखना। दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं, देखना या दिखना। और इसमें आपने कोई एक एडवर्ब लगा दिया या कोई प्रीपोजिशन लगा दिया। मैंने इसमें प्रीपोजिशन ऐड कर दिया इनटू, तो लुक इनटू का मतलब देखने से नहीं होगा। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, छानबीन करना। अगर हमने इनटू हटा के आफ्टर लगा दिया तो इसका मतलब देखने से नहीं रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर। तो लुक के बाद आफ्टर आ जाएगा तो हो जाएगा देखभाल करना। थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, उसके थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, नहीं हो तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक एक करके अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन में लेता हूं वर्ब प्लस एडवर्ब। वर्ब प्लस एडवर्ब। जैसे एक वर्ब लेता हूं, जैसे वर्ब मैंने अभी आपको बताया, तो मैं लेता हूं, मान लीजिए टर्न। टर्न एक वर्ब है, इसमें एक एडवर्ब ऐड करता हूं। मान लीजिए मैंने कर दिया प्लस अप, तो हमारा शब्द क्या बनता है? टर्न अप। टर्न अप। ये जो टर्न अप है, टर्न वर्ब है, अप एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? मैं आपको एडवर्ब के टॉपिक में पूरा पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा चुका हूं तो इसकी भी वीडियो सीरीज आने वाली है, पूरा एडवर्ब पढ़ाऊंगा। थोड़ी देर के लिए अभी यहां पर शॉर्ट में समझाने के लिए कहते हैं वो शब्द, वह वर्ड जो किसी वर्ब की विशेषता बताता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। सिर्फ वर्ब की नहीं, एडवर्ब जो है वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। लेकिन यहां पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, वो शब्द जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता हो या वर्ब को क्वालिटी बताता हो, वर्ब को कैरेक्टराइज करता हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? एडवर्ब बोल देते हैं। ठीक है, गलती मत कर देना। टर्न अप को जो है आप प्रीपोजिशन मत समझ लेना, ये अप एडवर्ब है। एग्जाम्पल में देता हूं, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जरा देखिए। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं,
I called him in my office. I called him in my office. मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया. But he did not turn up. Turn up का मतलब होता है to come और arrive, अर्थात हिंदी में कहते हैं आना या पहुंचना. देखो क्या मीनिंग हो गया इसका. टर्न मीन्स घुमाना, टर्न मीन्स घुमाना, और टर्न अप का मीन्स आना, कम. सेंटेंस क्या है? आई कॉल्ड हिम इन हिज ऑफिस बट ही डिड नॉट टर्न अप. ही डिड नॉट टर्न अप. समझ गए ना? ऐसे आते हैं. दूसरा एग्जाम्पल में और एक एग्जाम्पल दे सकता हूं. देखिए, वाई डिडंट यू टर्न अप यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क आएगा. वाई डिडंट यू टर्न अप यस्टरडे? कल आप क्यों नहीं आए थे? वाई डिडंट यू टर्न अप? समझिए, टर्न वर्ब है, अप एडवर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है. क्वेश्चन मार्क आ गया. वाई डिडंट यू टर्न अप यस्टरडे? तो ये टर्न अप फ्रेजल वर्ब है. क्लियर? इसे इट मीन्स, मैंने आपको देखे, वह वर्ब जिसमें कोई भी पार्टिकल हो, वो कौन सा पार्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो. एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताई, इसलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं. टर्न कैसा टर्न होगा? अप, अर्थात ये अप जो है वो टर्न को क्वालिफाई कर रहा है. क्लियर? टर्न अप. क्लियर? तो वर्ब प्लस एडवर्ब, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब. तो ये क्या कहलाएगा हमारा? फ्रेजल. इसको हम बोल देंगे फ्रेजल वर्ब. ये हमारा क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब हो गया. समझ में आ गया? तो टर्न में अगर अप हो गया तो टर्न अप हो गया. टर्न अप का मीनिंग होता है कम, टू कम या अराइव, अर्थात आना या पहुंचना. तो आज आपको याद हो गया एक शब्द टर्न अप. अब कभी भी किसी को आने वाली बात हो तो आप कह सकते हो टर्न अप. माई फ्रेंड डिड नॉट टर्न अप यस्टरडे? मेरा दोस्त कल नहीं आया. His friend did not turn up in the party. उसका दोस्त पार्टी में नहीं आया. I invited my friend. मैंने अपने दोस्त को इनवाइट किया था. But he did not turn up. लेकिन वो नहीं आया. Don't worry. I will turn up on time. चिंता मत करो, मैं टाइम पर आ जाऊंगा. I will turn up on time. मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा. इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने आपको 1-2 यूज़ बताए, उसके बाद 3-4 यूज़ मैंने ओरली आपको बता दिए. आप इस तरह से अपनी कॉपी पर लिखिएगा और बार बार उनको रिपीट करिएगा. आप कभी नहीं भूल पाएंगे. आज आपको तैयार हो गया होगा. वर्ब टर्न है, फ्रेजल वर्ब टर्न अप है. आगे चलते हैं, तब तक आप इसको नोट करिएगा. दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा. फिर मैं इसी वर्ब को लेता हूं. देखो, एक ही वर्ब कितनी तरह से यूज हो जाती है. यही तो फ्रेजल वर्ब की खासियत है कि एक वर्ब से बहुत सारे मीनिंग बन जाते हैं. जैसे अभी टर्न का मतलब घूमना, टर्न अप मीन्स आना. अगर हम इसी को कहते हैं टर्न डाउन, टर्न डाउन,
टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, टू रिजेक्ट। हिंदी में इसको तो खारिज कर देना। मना कर देना। अस्वीकार कर देना। ठीक है, आपको याद हो गया टर्न डाउन। जैसे एग्जाम्पल समझिए, द प्रिंसिपल टर्न डाउन माई प्रपोजल। या एप्लीकेशन, कुछ भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। टर्न वर्ब है, डाउन एडवर्ब है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? फ्रेजल वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। मैंने बताया फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक वर्ब है और मीनिंग भी चेंज कर रहे हैं। घुमाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के अंदर खारिज करना, अस्वीकार कर देना, मना कर देना। द प्रिंसिपल ने मेरा जो प्रपोजल था वो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। नहीं, मैं तुम्हारा जो प्रपोजल है वो नहीं मानेंगे। इस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। समझ में आ रहा होगा? अर्थात फिर यहां पर एक एडवर्ब आ गया। कभी कभी मीनिंग चेंज भी नहीं होता। अभी अब जिसका मीनिंग पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी चीज मैं आपको डिफाइन करूंगा। अब इसी टर्न डाउन है, इसको टर्न इनटू कर देता हूं। टर्न इनटू। टर्न मीन्स घूमना, इनटू मीन्स किसी के अंदर घूमना नहीं। टर्न इनटू का मतलब होता है परिवर्तित होना, टू चेंज। हिंदी में कहेंगे परिवर्तित होना। क्या कहेंगे? परिवर्तित होना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, द कैट वॉज turned into mouse by the wizard. The cat was turned into, परिवर्तित हो गई, किसमें? चूहे में बदल गई बिल्ली। The cat was turned into a mouse. किसने बदल दिया उसको? विजर्ड, एक जादूगर ने। विजार्ड ने कैट को चूहे में बदल दिया। है ना आसान? तो इसको आप टर्न इनटू का मतलब किसी में बदल जाना। एक अच्छा सा एग्जांपल और देता हूं आपको, देखिए। Several years of loneliness. Several means 2-4 साल, years 2-4 साल, of loneliness अकेलापन। turned him a cynic person। कि बहुत साल, सेवरल का मतलब बहुत नहीं होता। लोग क्या समझते हैं? सेवरल का मतलब होता बहुत, नहीं।
सेवरल का मतलब होता है 2-4, फ्यू कुछ समय अकेलेपन रहने की वजह से, लोनलीनेस की वजह से ने उसको क्या कर दिया, टर्न हिम, उसको बदल दिया, टर्न हिम इनटू अ सिनिक। अब इसकी खासियत देखिए, मैंने ये क्यों एग्जाम्पल लिया। टर्न्ड यहां पर आया है, उसके बाद एक बीच में दूसरा शब्द आ गया हिम, उसके बाद में इनटू आ गया। नोट कर लेना, अभी इसके यूजेस बताऊंगा तभी बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं टर्न इनटू। हम इस सेंटेंस को भी ऐसे लिख सकते थे, द कैट वॉज टर्न्ड अ माउस, नहीं, टर्न इनटू अ माउस। क्लियर? लेकिन अब इसको दूसरे यूज में ऐसे भी कर सकते हैं कि सेवरल ईयर्स ऑफ लोनलीनेस टर्न्ड हिम इनटू अ सिनिक पर्सन। टर्न्ड हिम इनटू, यानी कि जो दो वर्ड होते हैं इसके बीच में भी कोई नाउन, प्रोनाउन या कुछ आ सकता है। यही फ्रेजल वर्ब की खासियत होती है कि हम इसको एक साथ लिख सकते हैं और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, 2 और 3 पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में भी हम किसी नाउन, प्रोनाउन या वर्ड को लिख सकते हैं। अभी जब इसके यूजेस बताऊंगा वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए एक ही चीज को, टर्न इनटू को 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो एक साथ यूज कर रहे हैं और एक बीच में हिम प्रोनाउन लगाकर भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये इनटू क्या है, टर्न क्या है, वर्ब है, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। टर्न क्या है, वर्ब है, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये टर्न्ड इनटू क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब। यानी कि एक ही वर्ब के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हो जाते हैं अगर हम उसमें कोई भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। अब दोनों को, प्रीपोजिशन और एडवर्ब को एक साथ रखते हैं, देखिए क्या बनता है। एक वर्ब है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको समझ, और इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ कि इसको बहुत यूज, कई बार एग्जाम में, ये दोनों टर्न अप कई बार एग्जाम में आया, टर्न इनटू आया है, टर्न डाउन, जो भी मैं, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं आपके। और ये जो नेक्स्ट देने जा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, एक वर्ब होती है जिसका नाम होता है पुट। इसमें हम एक एडवर्ब ऐड कर देते हैं प्लस अप, एक प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं प्लस विद। तो ये हमारी फ्रेजल बनती पुट अप विद, पुट अप विद। पुट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, रखना। अप का मतलब होता है ऊपर, विद मीन्स साथ में, साथ में ऊपर रखना। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना इसका मीनिंग यही मैंने स्टार्टिंग बताया था, अ वर्ब कंबाइंड विद एडवर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब एंड दिस कॉम्बिनेशन चेंजेस द मीनिंग, क्रिएट्स अ न्यू मीनिंग, नया में। इसका मतलब होता है, याद कर लेना, टू पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है टॉलरेट करना या सहन करना किसी चीज को। टॉलरेट करना, या हिंदी में लिख लो आप, सहन करना। इंग्लिश में हो जाएगा टू टॉलरेट,
टू टॉलरेट, सहन करना। इसका मतलब क्या होता है? सहन करना। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट पुट अप with her rude behavior. I cannot put up with her rude behavior. मैं उसका पुट वर्ब, पुट क्या है? वर्ब है। अप क्या है? एडवर्ब है। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। अप विद यानी ये एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन। आई कैन नॉट पुट अप विद हर रूड बिहेवियर। एग्जाम में पुट अप ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आता है, अर्थात मैं उसका ये रूड बिहेवियर टॉलरेट, इसको रिप्लेस करना हो आपको, या टॉलरेट दिया हो उसको रिप्लेस करना हो, तो क्या कहोगे? पुट अप विथ। पुट अप विथ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ऐसी वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन चेंज द मीनिंग। न तो इसका मतलब रखने से है, न इसका मतलब ऊपर से है, न इसका मतलब साथ से है। इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब हुआ टॉलरेट करना। टॉलरेट मीन्स किसी चीज़ को सहन करना, और ये आपका आंसर बनता है आई कैन नॉट पुट अप विथ हर रूड बिहेवियर। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है, सॉल्व करता हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको बताता हूँ। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ज़रा क्वेश्चन को समझिए, जिससे आपको ये पता लगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे क्वेश्चन याद हो और वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। He did not give me his book because he was going it। क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसको फिल करना है। इसके ऑप्शंस देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए था आउट, ऑप्शन बी था अराउंड, ऑप्शन सी था थ्रू, ऑप्शन 4 था डी इन, ऑप्शन ई था नन। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आपके डिफेंस में। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। क्वेश्चन को समझना होगा, इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझिए, ही डिड नॉट गिव, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। आपको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना, इंग्लिश में ही समझ लो। डिड नॉट गिव, समझ गए क्या? गिव मी समझ गए। गिव के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसका मतलब वर्ब ही है, नो प्रॉब्लम। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक बिकॉज, रीजन दिया क्यों नहीं दी। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, क्यों? ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। कहाँ जा रहा था? डॉट 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 इट, बस यही गलती हो। उसने, आपने देखा ही वॉज गोइंग, अगर वो जा रहा था आउट, बाहर जा रहा था, गोइंग आउट, उसके बाद क्या? इट आ गया, नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए। गोइंग अराउंड, घूमने जा रहा था, इट आ गया, नहीं आएगा। गोइंग थ्रू, गोइंग थ्रू, आंसर क्या होगा? इट, थ्रू इट।
आंसर होगा सी, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, आंसर होगा ही वॉज गोइंग थ्रू। अब आपको पता होना चाहिए गो थ्रू जो वर्ब है, गो थ्रू, इसका मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, टू ऑब्जर्व, पढ़ना, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात उसने मुझे किताब नहीं दी क्योंकि वो ही वॉज गोइंग थ्रू इट, अर्थात वो इस किताब का अध्ययन कर रहा था, वो ये किताब पढ़ रहा था। कभी कभी ये भी आया था एग्जाम, ही वॉज गोइंग थ्रू, इसको रिप्लेस कर दीजिए, ही वॉज गोइंग थ्रू का मतलब ही वॉज रीडिंग इट, तो गो थ्रू का मतलब क्या हो गया, पढ़ रहा था। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट भेजिए, कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछिए। अभी ये टॉपिक शुरू नहीं हुआ, अभी तो आज बेसिक्स पढ़ाया है, कल इसी चीज़ को हम आगे लेके और चढ़ते हैं। और मैं आपको जो आपके एग्ज़ाम्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आ चुकी हैं, वो सारी फ्रेजल वर्ब्स को इसी तरह से डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिसाइन करेंगे। ठीक है, ओके। मेरा नाम याद रखिए, आई एम डॉक्टर एस के मिश्रा। और कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको फील होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिलेगा, और मैं अपना व्हाट्सअप लिख रहा हूँ 8273261487। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर 8273261487, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंग्लिश टुडे नाम से हमारी क्लासेस हैं, उस क्लासेस में आपको ऐड कर लूँगा। इसकी सारी सीरीज़ मैं आपको इसी नंबर से आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आज ये लेक्चर ओवर रखते हैं। नेक्स्ट डे इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत करिए, और जितना मैंने पढ़ाया है इसको कॉपी पर लेकर बैठिए, कॉपी पर करिए। और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया है। मैसेज करने के लिए आपको अपना नाम भेजना पड़ेगा, क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा, और अपना आप मैसेज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा जो भी आपने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी बात पूछी है वो हमें उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। क्लियर? तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।